हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सीटेट पेपर 2 और ये पेपर 2 आपका है मई 2012 का। ठीक है, मई 2012 का ये आपका पेपर है। इसके आज हम साइंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर भी हमारे काफी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपका कह रहा है मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन, वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई। तो मलेरिया जो है आपका किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोन की वजह से होता है। और आप जानते हैं इसका वेक्टर, वेक्टर मतलब वाहक कौन है इसका? तो इसका वाहक है आपका फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। कौन है? फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। अब आप इस पे कौन सा टॉपिक तैयार करेंगे? यानी इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप डिजीजेस से रिलेटेड अपना टॉपिक तैयार करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन डिजीजेस दी हैं, उसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया है और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ये भी दिया है। ठीक है, तो आपके ये जो इंपॉर्टेंट मेजर मेजर डिजीजेस हैं इनके कौन कौन से कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोन डिजीजेस, ये आपको पता होनी चाहिए। एक और मस्कीटो बॉर्न आपकी डिजीज है, मस्कीटो बॉर्न नहीं हम कहेंगे मस्कीटो, जिसका वेक्टर है वो है आपका डेंगू। ठीक है, डेंगू जो है आपका ये किसकी वजह से होता है? ये आपका फीमेल एडीज मस्कीटो की वजह से होता है, एडीज मस्कीटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ। तो सेल्यूलोज किसका बना होता है? लूज सेल्स, पॉलीकॉट, टेरिकॉट, ग्लूकोज। तो देखो सेल्यूलोज जो है आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो प्लांट सेल्स होती है ना उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? मोनोमर को जब बार बार हम कनेक्ट करते हैं तो वो पॉलीमर बन जाता है। तो ये ग्लूकोज इसकी मोनोमर होती है, यानी सेल्यूलोज किसका बना हुआ होता है? ग्लूकोज का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। A teacher, while teaching a concept, frequently takes feedback from the students. This practice may be termed as formative assessment, disturb the thought process of students and hence should not be done, deviate the teacher from achieving her objective या establish a conducive environment in the class। तो एक शिक्षिका क्या कर रही है? पढ़ाते वक्त वो क्या कर रही है? बच्चों से फीडबैक भी ले रही है, बीच बीच में उनसे पूछ भी रही है बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो फीडबैक ले रही है। तो इससे क्या हो रहा है? ये क्या एक तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट है? नहीं, असेसमेंट नहीं ले रही, बस फीडबैक ले रही है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, इससे बच्चे का थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि टीचर को पता रहेगा कि बच्चे जो है कॉन्सेप्ट को कितना ग्रैस्प कर पा रहे हैं। टीचर अपने उद्देश्य से डेविएट हो जाएंगी? नहीं, ये भी गलत है। सही आंसर होगा हमारा कि यह क्रिया कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर अ टीचर कॉन्शियसली इंट्रोड्यूस डिफरेंट स्टिमुलाई इन हर लेसन प्लान। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक शिक्षिका को अपने पाठ योजना में सचेत रूप से विभिन्न उद्दीपकों को स्थान देना चाहिए? टू सी द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, टू एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज रिकमेंडेड बाय हर प्रिंसिपल या टू प्रूव हर एक्सीलेंस इन द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अलग अलग उद्दीपकों को यहाँ पर क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं वो सब अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के होते हैं। किसी को देख के ज्यादा अच्छी समझ में आता है, किसी को सिर्फ सुन के समझ में आ जाता है, कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी के बाद समझ पाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के स्टूडेंट्स आपके क्लास में उपस्थित हैं उन सभी की जरूरतों को एड्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स। ठीक है, दो व्हीकल्स हैं, उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है और आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब देखो ग्राफ को देखो, यहाँ पर क्या है? आपका डिस्टेंस है, इस तरफ टाइम ले रखा है। ठीक है, अब B is moving faster, both A and B are moving at the same speed. It is not possible to find out the relative speed of A and B for the graph. या A is moving faster. तो सबसे पहले इस केस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक लाइन डाल लो, एक परपेंडिकुलर। अब आप क्या देख रहे हो कि ये डिस्टेंस जो है, इतना डिस्टेंस B ने जो है आपका इस टाइम पे T1 टाइम में कवर किया और A को लग गया यहाँ पर T2 टाइम, एंड ऑब्वियसली T2 यहाँ पर ग्रेटर है T1 से। ठीक है ना, ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है, यानी सेम डिस्टेंस को कवर करने में B को कम टाइम लगा है, A को ज्यादा टाइम लगा है, यानी B तेजी से चल रहा है, यानी B इज मूविंग फास्टर। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है हमारी
ट्रू है। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चंस में इसी तरीके से परपेंडिकुलर डालकर जब आप करोगे तो आपके लिए वो इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर टू प्यूरिफाई वाटर, मेक वाटर सॉफ्ट, प्रिवेंट इट्स कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन या डीनेचर इट। तो फॉस्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये तुरंत जलने लगता है। ये बहुत कम टेम्परेचर पर ही जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा इग्नाइट हो जाता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए इसके लिए इसको पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल whose 1.5 kg of mass produces 67,500 kilojoule of heat on burning completely will be। तो यहां पर पूछा क्या है कि आपके पास मास दिया है फ्यूल का 1.5 kg और यहां पर आपको जो हीट कितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो दिया 67,500 किलोजूल। इसको एक बार चेक करते हैं। तो यहां हमने देखो दोनों चीजें जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है उनको हमने लिख लिया। फॉर्मूला हमारा क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए? कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू क्यू बाय एम। क्यू क्या है हमारा, कितनी यहाँ पर हीट जनरेट हुई है, और एम क्या है, मास ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। 67,500 को हम 1.5 से डिवाइड करेंगे, तो बस आपको सिंपल डिविजन करना है, जिससे आपका आंसर क्या आएगा 45,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। While organizing an activity in the classroom for students to have hands-on experience, the role of teacher is to। तो कक्ष में अगर विद्यार्थियों को हस्तपरक अनुभव देने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, तो इसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? दिए गए निर्देशों के अनुसार कठोर रूप से गतिविधि करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नहीं कठोर नहीं बनेंगे आप यहाँ। विद्यार्थियों को पर्यवेक्षण करना और जहां भी मदद की आवश्यकता हो मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, यही सही लग रहा है। पर नेक्स्ट वाले पे भी चलेंगे। विद्यार्थियों को अपने तरीके से गतिविधि करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देना, नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल फुल फ्रीडम नहीं देंगे। आपको बीच बीच में बच्चों को देखना भी है, उनका सुपरविजन भी करना है, उनको गाइडेंस भी देनी है, लगातार निर्देश देना ताकि विद्यार्थी बिना कोई गलती किए अपने परिणामों को प्राप्त कर सके। नहीं, आप हर समय उनके सर पे खड़े होकर आप इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे, वो भी गलत है। बच्चों को आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। तो सेकेंड वाला ऑप्शन ही यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। वैसे भी आपका टीचर क्या है, पेडागोजी के अकॉर्डिंग वो एक गाइड है। ठीक है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है वो सुविधा दाता है। द बेस्ट वे टू मेक स्टूडेंट्स लर्न अ टॉपिक इन साइंस इज टू। तो बच्चों को हम साइंस के अच्छी तरीके से कैसे सिखा सकते हैं? आस्क देम टू टेक टर्न्स टू रीड द टॉपिक अलाउड एंड देन एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। बच्चों को बारी बारी से हम पढ़ने के लिए कहें और उसके बाद उसका मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए कहें, वैसे ये होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। क्रिएट अ सिचुएशन व्हिच प्रॉम्प्ट्स द लर्नर्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड हेल्प देम टू सीक आंसर्स। अच्छा, हम ऐसी सिचुएशन बनाए कि बच्चे जो है जिस पर क्वेश्चन पूछ सके और उनको आंसर ढूंढने में मदद करे। अच्छा है आंसर, और भी चेक करते हैं। डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल एंड राइट मेन पॉइंट्स। नहीं, सिर्फ लिखकर मेन पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पे लिखने से तो बच्चे नहीं सीखेंगे। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज बेस्ड ऑन टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, अगर हम बच्चों की जो नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे डे टू डे लाइफ से हम जोड़कर अगर बच्चों को सिखाए तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, क्या संरक्षित करता है? वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफ, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व में ये सभी चीजें संरक्षित होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है कोशिका, इसकी विशेषता क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, रिलेटिवली यंग एज इन कंपैरिजन विद यूकैरियोटिक सेल। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, यानी पुराने टाइप का, और कैरियन वर्ड जो होता है ये आपका किससे आया है? ये आपका न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। तो जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मतलब सेल में जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए वगैरह, वो ऐसे ही बस बिखरा हुआ है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसके चारों तरफ। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, यानी एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जैसी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, तो इसमें करेक्ट मैच बताना है। इस तरफ आपको हार्मोन दिया है, ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक दी है। एस्ट्रोजन मेल हार्मोन, देखो करेक्ट मैच बताना है। एस्ट्रोजन है आपका फीमेल हार्मोन, ठीक है, फीमेल हार्मोन है। एड्रेनलिन स्ट्रेस रिलीवर, नहीं, एड्रेनलिन आपका स्ट्रेस रिलीवर नहीं होता, बल्कि आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, लेकिन हाँ, आपको फाइट करने के लिए क्या करता है? आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, तो रिलीव नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो ये गलत है। इंसुलिन प्रोवाइड इंसुलेशन इन विंटर्स, ये भी बिल्कुल गलत है। इंसुलिन जो है आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है।
ईव स्पीयर गर्ल्स नेक, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो आपकी गर्ल्स नेक है इसमें यहाँ पर बिल्कुल उसी के एनालॉजी आप समझ सकते हैं जो एडम्स एप्पल बॉयज की नेक में आपको दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे ही गर्ल्स की नेक में यहाँ पर ईव पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। तो आपके तीन टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं, रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग। तो इसमें आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है, कौन सबसे ज्यादा है कौन सबसे कम। तो इसको एक बार चेक कर लीजिए। देखो स्टैटिक कब होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखा हुआ है तो यहां पर कोई भी दो सर्फेसेस के बीच में होता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहां पर ये जो आपका फ्लोर है और जहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा है इसके बीच में क्या है, इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग कब होता है, जब व्हील्स व्हील्स जब मूव कर रहे होते हैं इसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगा, जब ये स्लाइड कर रहा होगा, ठीक है, जैसे जमीन के ऊपर ये स्लाइडर चल रहा है, मतलब जमीन मतलब बर्फ के ऊपर, तो यहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। इसके अलावा वाटर में जब अपने हैंड मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर एक फ्लूइड फ्रिक्शन है, उसको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम इनका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएं तो सबसे कम होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे ज्यादा वैल्यू होती है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्टैटिक, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हुए हैं, चलो क्वेश्चन 70-80 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोजन, पॉलीइथाइलीन, टेराथेलेट, लो डेंसिटी प्रोपेन। तो आपका कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी जो है ये एक क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, मार्श गैस भी इसको कहते हैं और मीथेन होती है मेनली। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मायोपिया इज करेक्ट, ठीक है, मायोपिया के विषय में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, गलत है पूछा है। A myopic person wears spectacles having concave lens. Myopia is caused due to elongation of eyeball. A myopic person cannot see nearby objects clearly. Far point of myopic eye comes closer. तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन 3 है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो नॉर्मल विजन ये है और मायोपिक विजन में क्या होता है, यहाँ पर आप चेक करो, ये आई है आपकी, आई में ये जो आपका हिस्सा है जहां पर एक्चुअली जो है इमेज फॉर्मेशन होता है इसे हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। नॉर्मल आई में तो जो आपकी यहाँ पर रेज आ रही हैं वो सीधे इमेज कहाँ बना रही है, रेटिना पे। लेकिन जब मायोपिक आई होती है उसमें जो आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए पॉइंट यहाँ पर जो बन रहा है ये रेटिना के आगे बन रहा है, मतलब रेटिना पे भी मतलब इमेज नहीं बनेगी और उसके आगे बनेगी। इस केस में यूज किया जाता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये देखो यहाँ पर क्या है, मायोपिक आई है जिसमें क्या बन रहा है, रेटिना के आगे यहाँ पर ये जो रेज है कन्वर्ज हो जा रही है जिसकी वजह से यहाँ पर रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम ये डाइवर्जिंग लेंस यूज कर देंगे तो ये जो आपकी रेज है डाइवर्ज हो जाएंगी और फाइनली जो है ये रेटिना पर कन्वर्ज होकर इमेज बनाएंगी। तो भाई हमारा पहला पॉइंट सही हो गया कि कॉनकेव लेंस यूज होता है। दूसरा फार पॉइंट देखिए इसका कम हो जाता है, बिल्कुल सही, फार पॉइंट कम हो जाता है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हम बोल रहे थे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या थी कि इसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते, ये गलत है। मायोपिया का दूसरा नाम ही है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब पास की चीज अच्छे से दिख रही है, दूर की चीज यहाँ पर नहीं दिख रही है, ठीक है। और चौथा पॉइंट भी करेक्ट है, यहाँ पर इलोंगेशन ऑफ आईबॉल हो जाता है, इसकी वजह ये एक वजह हो सकती है मायोपिया की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, वॉशिंग द राइस मेनी टाइम्स यूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर कुकिंग लीड्स टू। तो अगर आप चावल को बार बार धोएंगे पकाने से पहले तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ विटामिन ई, लॉस ऑफ विटामिन बी, लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, लॉस ऑफ सरफेस प्रोटीन। तो इससे विटामिन बी लॉस होता है, ठीक है, विटामिन बी इससे नष्ट हो जाता है। A merry-go-round is moving at a non-varying speed of 10 meter per second. It implies that it is moving with uniform velocity, it is moving with uniform acceleration, it is moving with uniform speed. The actual distance covered by swings with respect to each other is 10 meter. देखो यहाँ पर मैरी गो राउंड की बात हो रही है, यानी सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। एक चीज ध्यान में आप हमेशा रखेंगे कि जो सर्कुलर मोशन है वो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होता है, ठीक है। अब आप कहोगे अगर एक ही स्पीड से चल रहा है तो एक्सेलरेशन कैसे हो गया, इसमें त्वरण कैसे हो गया। देखो वेलोसिटी जो है वो क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी में चेंज हम कब मान सकते हैं, या तो उसके मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू में चेंज हो या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज हो, दोनों ही केस में इसे एक्सेलरेशन कहोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी हर पॉइंट पे, यहाँ पे देखो यहाँ से हमेशा हर पॉइंट पे जो है सर्कुलर मोशन में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इन दिस केस जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो यहां पर स्टेटमेंट कौन सी सही होगी, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे एलॉयज दिए हैं, आपको बताना है नॉन मेटल इसमें किसका कंस्टिट्यूएंट है, संघटक है। अमलगम देखो क्या होते हैं, मरकरी के एलॉयज जो होते हैं ना, जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट मरकरी, उसे हम अमलगम कहते हैं। ठीक है, ब्रोंज क्या होता है आपका, ब्रोंज होता है कॉपर प्लस टिन। ठीक है, कॉपर प्लस टिन। और ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है। ये सब मेटल्स हो गए। स्टील में होता है आपका आयरन प्लस कार्बन। कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो यहां पर ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म द कलर विच बेंड्स द लीस्ट इज। ठीक है, तो जब व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म के थ्रू अगर पास की जाती है तो यहां पर 7 कलर्स में ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। देखिए, अब मैं इसको एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे डायग्राम से। तो ये है ग्लास प्रिज्म, इससे अगर हमने व्हाइट लाइट जो है वो पास की तो यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी ये 7 कलर्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। इसे क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, जब इसे ग्लास प्रिज्म से पास कराया जाए। अब डेविएशन यहाँ पर किसका सबसे ज्यादा हुआ, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये विबग्योर बन रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ पे सबसे कम डेविएशन होता है रेड का, और सबसे ज्यादा डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या है, जाना तो ऐसे था रास्ते में, ठीक है, लेकिन ये प्रिज्म आ गई, इसकी वजह से ये मुड़ गई। तो सबसे ज्यादा कौन बेंड हुआ है, सबसे ज्यादा वायलेट बेंड हुआ है, सबसे कम कौन बेंड हुआ है, रेड बेंड हुआ है। ठीक है, तो यहां पर पूछा है विच कलर बेंड्स द लीस्ट, तो यहां पर रेड कलर जो है लीस्ट बेंड हुआ है। A student exhibits the following three traits A, B, C। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब आपको क्या करना है, इसे आइडेंटिफाई करना है कि A कौन सी डोमेन में है, B कौन से डोमेन में है, C कौन से डोमेन में। ठीक है, यहाँ पर चेक करो। ए का क्या कह रहा है, डज नॉट वेस्ट द वाटर वाइल यूजिंग इट, पानी की बर्बादी नहीं करता। ठीक है, बी कह रहा है टेल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर करेक्टली, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला बता सकता है। और फिर है सी में एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर, वाटर सैंपल का वॉल्यूम बता सकता है। तो अब ये किस किस डोमेन में आएगा, देखो ये बी की बात हम करें तो यहाँ पर वो फॉर्मूला बता सकता है, यानी कॉग्निटिव डोमेन हो गया, संज्ञानात्मक। ठीक है, अगर वो कोई क्रिया कर सकता है यानी मेजर कर सकता है तो ये साइकोमोटर डोमेन में आ गया। ठीक है, साइकोमोटर। और अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं पानी की बर्बादी नहीं करता, मतलब ये वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू है उसकी, तो ये क्या है, अफेक्टिव डोमेन में आ गया, भावात्मक। ठीक है, तो ए बी सी आपका क्या रहेगा, ए रहेगा अफेक्टिव, इसी में आ रहा है बस, बी होगा कॉग्निटिव, सी है साइकोमोटर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं आपके बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एमजीओ कह लो। ठीक है, एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, बेसिक इन नेचर। एसिडिक कौन से होते हैं, एसिडिक होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये एसिडिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह आपका एक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाएगा जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये क्या है, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के जुड़ा हुआ यहाँ पर कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। साइंस फॉलो साइंटिफिक मेथड वाइल टेक्नोलॉजी डज नॉट, टेक्नोलॉजी भी साइंटिफिक मेथड ही फॉलो करती है। साइंस इज मोर क्रिएटिव देन टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्रिएटिव है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। साइंस इज ओपन एंडेड वाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड, ये काफी हद तक सही है। साइंस वॉज प्रेजेंट इन एंशिएंट टाइम्स एंड टेक्नोलॉजी वॉज नॉट। देखो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि साइंस जो है वो ओपन एंडेड है, उसका मतलब काफी सारे आप कह सकते हो उसके पर्सपेक्टिव है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो किसी स्पेसिफिक किसी चीज को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। ठीक है, किसी भी चीज की जो टेक्नोलॉजी है वो एक स्पेसिफिक गोल को ही, पर्पस को ही यहाँ पर फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। तो थर्ड ऑप्शन होगा। हिस्टोरिकल वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम इज नेसेसरी टू। ठीक है, तो मतलब हमें पहले से ऐतिहासिक वैधता भी जरूरी होती है कि साइंस में और क्या क्या हुआ है उस करिकुलम को जब हम समझ रहे हैं। तो व्यू साइंस एज सोशल एंटरप्राइज, काउंटर बैलेंस द साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ हिस्ट्री, एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ डेट्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज इन द पास्ट, प्रूव दैट हिस्ट्री इज एज नेचुरल एज नेचर इन साइंस। देखो ये नहीं हो सकता कि हम उसे यह सिद्ध करने के लिए इतिहास अपनी प्रकृति में विज्ञान की तरह, ऐसा नहीं कर रहे। अतीत में जो तारीख है उनको याद करना, ये भी नहीं है हमारा वो कोई भी पर्पस। इतिहास की वैज्ञानिक वैधता के प्रति संतुलित करना, काउंटर बैलेंस द साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की साइंटिफिक वैलिडिटी को हम वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, सोशल एंटरप्राइज के रूप में देख रहे हैं। काफी समय से जो है साइंटिफिक यहाँ पर डिस्कवरीज हुई हैं, कुछ ना कुछ पहले भी जो
साइंस के क्षेत्र में चीजें होती आई हैं, जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि साइंस उसमें बहुत समय से क्या क्या चीजें होती आई हैं वो हम समझते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक चीज समझ में आए कि यहाँ तक आज जो हम पहुंचे हैं, इतनी जो हमने डिस्कवरीज करी, इतनी जो नई नई चीजों पर आज हम आए हैं, रूल्स हमने या हमने जो इतने सिद्धांत प्रिंसिपल्स खोज के निकाले हैं वो एक्चुअली निकला कहाँ से, तब हमें समझ में आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84। इंक्वायरी बेस्ड करिकुला इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ह्यूरिस्टिक रीजनिंग, एनालॉजी रीजनिंग। तो इंक्वायरी बेस्ड करिकुला जो है आपका इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होता है, जहां हम अलग अलग जो है एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखकर फिर एक जो है कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है आपका साइंस करिकुलम शुड एम टू डेवलप स्टेमिना टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। साइंस करिकुलम का ये बिल्कुल एम नहीं है कि स्टेमिना बिल्ड करें। सप्लीमेंट द कंटेंट विद अ पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड बाय ऑल द स्कूल्स। ठीक है, हमेशा सारे स्कूलों के लिए एक मतलब पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना दे। कंपार्टमेंटलाइज सब्जेक्ट्स टू अचीव स्पेशलाइजेशन, कल्टिवेट ऑब्जेक्टिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस। ये सही ऑप्शन है कि आप जब साइंस पढ़ते हो, साइंस करिकुलम, साइंस का जो पाठ्यक्रम है वो आपको इस तरीके से तैयार करता है कि आप तार्किक चिंतन कर पाते हैं, आपके अंदर वस्तुनिष्ठता आती, कोई बायसनेस नहीं आती, आप पहले से आ रहे कुछ जो आप कह सकते हैं पुरानी रूढ़िवादी है जो चीजें हैं उनके अगेंस्ट भी आप या फिर उनसे डरते नहीं हैं, आप समझ पाते हैं कि ये सारी चीजें क्यों हैं और कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द प्रिंसिपल्स प्रपोज्ड बाय द एनसीएफ 2005 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 के द्वारा क्या यहाँ पर साइंस के करिकुलम को डेवलप करने के लिए प्रपोज किया गया है? मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, ensuring that the learning takes place unhurriedly to relieve the stress on students, ensuring the preclusion of controversial references in the content, updating the level of learning to the international level। ऐसी कोई यहाँ पर मंशा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमें पहुंचाए, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं दिया है। विषय वस्तु में विवादास्पद संदर्भों को सुनिश्चित करे, ये भी नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों को तनाव से को दूर करने के लिए सीखना धैर्यपूर्वक तरीके से हो, ये सही है। और एग्जामिनेशंस को फ्लेक्सिबल बनाया जाए और क्लासरूम लाइफ के साथ इंटीग्रेट किया जाए, ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये कहा है एनसीएफ 2005 ने कि आप एग्जाम्स को जो है वो फ्लेक्सिबल बना दो और इस तरीके से लो कि बच्चे को जो है पता भी ना चले कि उसका एग्जाम लिया जा रहा है। क्लासरूम लाइफ में ही उसके मतलब क्लासरूम में ही उसके इतने सारे आपने असेसमेंट कर लिए हैं कि अलग से जो है कोई टेंशन भरा कोई एग्जाम या टेस्ट इस तरीके से वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर है आपका द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज पिट्यूटरी, लीवर, एड्रीनल, पेंक्रियास। तो आपका लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एसिड रेन? सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट? तो पोलर बियर के अडेप्टेशंस देखते हैं, कैसे पोलर रीजन्स में ये सर्वाइव कर पाता है। तो आप देखेंगे इसके पास एक वाइट फर है जिसकी वजह से ये स्नो में इजीली विजिबल नहीं होता, प्रेडेटर से भी बच जाता है और ये शिकार भी आसानी से कर पाता है। इसके अलावा इसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है जिसकी वजह से ये अपने प्रे को आसानी से लोकेट कर पाता है और कैच कर पाता है। लॉन्ग कर्व्ड इसके शार्प क्लॉज हैं जिसकी वजह से वो आइस पर, स्नो पर चल पाता है। इसकी स्किन के नीचे लेयर ऑफ फैट है जिसकी वजह से इसे इंसुलेशन मिलता है, इसकी बॉडी वार्म रहती है और इट हैज 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। ठीक है, फर की 2 लेयर्स हैं इसके पास, वो भी इसे कोल्ड टेम्परेचर में वार्म रखने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सही ऑप्शन क्या है? व्हाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, फर्स्ट वाला ही लग रहा है। आगे देख लेते हैं, लार्ज आइज कहीं नहीं था, फिर स्मॉल आइज भी नहीं था, पॉज फॉर स्विमिंग तो हो ही नहीं सकता, वहां तो स्नो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है लास्ट क्वेश्चन, which of the following is used in place of an electric fuse? A small piece of wire having high melting point, miniature circuit breaker, an ISI marked electric switch, a small piece of insulating material। तो ये है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे हम MCB कहते हैं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, घरों में जो है MCB गिर जाती है उसको उठाते हैं जब फ्यूज चला जाता है। पहले क्या होता था, पहले पोर्सलिन का आपका आता था जिसमें एक स्मॉल वायर लगा हुआ होता था आपका लो मेल्टिंग पॉइंट का, और जैसे ही फ्यूज उड़ने का मतलब होता था तो वायर ब्रेक हो जाता, तो फिर उस वायर को लगाते थे। अब क्या होता है, अब यहाँ पर ये इस तरीके का डिवाइस यूज किया जाता है, ये गिर जाते हैं अगर तो इसको फिर से उठा देते हैं। ठीक है, ये MCB है। तो यहाँ पर हमने साइंस के आपके 2012 का जो पेपर था उसके 30 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया।
और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि जो इस क्वेश्चंस के साथ टॉपिक्स हैं उनको भी थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करते हुए चलें ताकि वहाँ भी आपकी तैयारी हो जाए। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, जैसी सीरीज़ मैं ये करा रही हूँ उसी के साथ मैंने पेडागॉजी के भी ऐसे ही पेपर्स के सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर दिया है और वो सॉल्यूशंस आपके लिए मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आपको दिख रहा होगा जहां सब्सक्राइबर्स दिख रहा होता है वहां पर ज्वाइन बटन भी दिखेगा, तो वहां ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो वहां सीटेट वाला जो लेवल है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन उसका टॉप नाम डाला हुआ है टाइटल का, वहां पर जाकर आप इसे ले लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको जो पेडागॉजी की, साइंस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो आप बहुत बहुत इससे बेनिफिट प्राप्त करेंगे क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।